हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी से क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे और इसी तरीके से आईओ डिवाइस जो है मॉनिटर, उससे भी एक क्वेश्चन जो था पूछा गया था, रिफ्रेश रेट जो था। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखेंगे कि मॉनिटर में क्या क्या चीजें होती हैं, रेजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही लास्ट में वो क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए थे एग्जाम में ग्राम सचिव के। ओके, और इसके साथ ही अगर आप एचएससी के किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप टॉपर्स 50 कोड यूज करेंगे तो इस पे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, साथ ही कुछ बच्चों को जो है पीडीएफ को लेकर कंफ्यूजन है, वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जो कंप्यूटर जो आएगा ये एनसीईआरटी कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ भी जो है आपको, जो एनसीईआरटी का पैक है कंप्यूटर का 1000 रुपए का, उसमें ही जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी कंप्यूटर की। ओके, और जो बाकी है जो एचएससी क्रैश कोर्स है वो, और उसके साथ ही जो अब जिस भी वीडियो को आपको मिशन एचएससी 2021 लिखा मिलेगा, वो सारी वीडियोस की पीडीएफ जो है वो 1000 रुपीज की है। ओके, लेकिन अगर आप दोनों को लेना चाहते हैं तो वो आपको 1500 में मिल जाएगी। अगर आप अलग अलग लेंगे दोनों को तो वो 1000 की है। लेकिन अगर आप दोनों को चाहते हैं कि एनसीईआरटी कंप्यूटर भी चाहिए आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, साथ ही एचएससी क्रैश कोर्स और मिशन एचएससी 2021 इनकी पीडीएफ भी चाहिए, तो वो अलग से है 1000 रुपए की। ओके, लेकिन दोनों को लेते हैं तो ये टोटल आपको 1500 रुपए की मिलेंगी। ओके, तो ये कंफ्यूजन था बच्चों को कि जो कंप्यूटर आएगा वो भी इन्हीं एचएससी क्रैश कोर्स में ही मिल रहा है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सीपीयू पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि सीपीयू क्या होता है। देखिए, सीपीयू को प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। या माइक्रो प्रोसेसर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है। फिर क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस जनरेशन में किया गया था, तो 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, 4th जनरेशन में। ओके, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, तो देखिए सीपीयू के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इसके साथ ही इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी डाटा आता है या निर्देश आते हैं, कमांड वगैरह, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी आती है, ओके, उनको कंट्रोल करने का यानी कि नियंत्रण का और उन्हें क्रियान्वित करने का जो काम होता है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। उन्हें अरेंज करना है, कैसे करना है, प्रोसेस करना है, ये सारा काम सीपीयू का होता है। ओके, जो हमारा सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वो किसका बना होता है, प्रोसेसर बनता है बहुत सारे हजारों ट्रांजिस्टर से बना होता है, हजारों ट्रांजिस्टर से बना होता है। और किसके रूप में होता है, एक छोटी सी चिप के रूप में होता है। उस चिप में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो है लगे होते हैं, उसी को हम प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, साथ ही मैंने आपको बताया था ये इंटीग्रेटेड जो चिप होती है, आईसी चिप, ये पूछा जाता है किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की ये बनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा देखिए प्रोसेसर की या सीपीयू की अगर हम बात करें तो सीपीयू में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है ALU और दूसरा होता है CU। इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अब ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई। ठीक है, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई। इसके नाम से ही पता चल रहा है नियंत्रण कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगी। अब देखिए एएलयू अंक गणितीय है। अंक गणितीय अर्थमेटिक में आप क्या क्या पढ़ते हैं, प्लस माइनस,
मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जो सारा काम होता है वो कहां पर होगा? अर्थमेटिक में होगा। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल जैसे ग्रेटर देन से रिलेटेड कोई चीज कर रही है, या लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, या सिर्फ इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो ये सारा काम किसमें होता है? लॉजिकल यूनिट में होता है। ओके, इसके साथ ही जो ऑपरेटर होते हैं एंड, और, नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इनका काम भी किसके द्वारा होगा? लॉजिकल यूनिट के द्वारा होगा। एंड और नॉट क्या होते हैं? बुलियन ऑपरेटर होते हैं, बुलियन ऑपरेटर। और बुलियन में वैल्यू किस तरीके से होती है? ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है। ट्रू मींस वैल्यू 1, फॉल्स मींस वैल्यू 0। ठीक है, ये होता है। तो याद रखिए, जब भी कुछ भी अगर अर्थमेटिक से रिलेटेड कुछ चीज हो गई, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होगी। ठीक है, सिंपल अगर आपसे पूछा जाए प्लस माइनस कहां पे होगा, और ऑप्शन में सिर्फ अर्थमेटिक यूनिट है तो अर्थमेटिक होगा, और पूरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो तब एएलयू आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज याद रखिए, ये एएलयू में होती है। ओके, उसके बाद बात आती है कंट्रोल यूनिट की। तो कंप्यूटर में जितना भी काम होता है, इनपुट लेना, आउटपुट देना, ये सब को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है, फुल फॉर्म यहां से पूछी जा सकती है। अब एक और चीज पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू सारा कुछ जो है मैनेज करता है। ओके, तो इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि सीपीयू में और क्या क्या होता है। मेन दो चीजें तो हमने पढ़ ली, सीयू, एएलयू, और ये होती हैं। देखिए इसके अलावा और क्या क्या होता है वो और देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये सिस्टम यूनिट होती है, ये सिस्टम यूनिट होती है, इसको प्रोसेसर यूनिट भी आप बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम यूनिट का जो ढांचा था वो किसने तैयार किया था? तो ये ढांचा तैयार किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन लिख दीजिए, न्यूमैन ने। ओके, तो ये सिस्टम यूनिट, प्रोसेस यूनिट, यहां से इसको क्या मिलती है? इनपुट यूनिट, इनपुट मिलती है, यहां से आउटपुट। ओके, और ये जो हमारा प्रोसेसर है इसमें क्या क्या होती है? वही जो मैंने आपको बताया, एएलयू, सीयू, और इसके अलावा रजिस्टर होते हैं। ठीक है, यहां पे मेमोरी होती है, और यहां पे सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? सहायक, सहायक मेमोरी होती है। ओके, तो एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स और मेमोरी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से हैं। क्या होता है, कई बार सिर्फ एएलयू और सीएलयू आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और कई जगह आपको रजिस्टर और मेमोरी भी दे देते हैं साथ में। तो चारों ही जो है ये होते हैं, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, कई जगह पर एएलयू, सीयू और रजिस्टर दिया जाता है, तो ये बस आप याद रखिए, ये इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रोसेसर में एक और चीज याद रखिए, एएलयू, सीयू, इनके अलावा और क्या होता है? रजिस्टर होता है, और एक और होता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक भी कहां पर होता है? प्रोसेसर में ही होता है। तो ये चारों चीज आप याद रखिए, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, सिस्टम क्लॉक, ये प्रोसेसर में होता है। इसके अलावा मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अलग होती है, सहायक मेमोरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है इसका ये पूरा ढांचा। तो ये ढांचा किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने ये ढांचा तैयार किया था। ओके, रजिस्टर की भी अगर मैं बात करूं तो सीपीयू में अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं, जैसे एड्रेस रजिस्टर हो गया। ओके, इसके अलावा डाटा रजिस्टर हो गया, स्टोरेज है, एक्यूमुलेटर है। तो ये अलग अलग इसमें वो होते हैं, बट ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये होते क्या है। ठीक, तो सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस प्रोसेसर का फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये जो प्रोसेसर हमने बनाया, सीपीयू जो हमने बनाया, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? 4 फंक्शन आप इसमें याद रख लीजिए, प्रोसेसर के फंक्शन। प्रोसेसर के फंक्शन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहले होता है डाटा को फैच करना, फैच। ठीक है, दूसरा होता है डिकोड, तीसरा होता है एग्जीक्यूट, और फोर्थ कौन सा होता है? फोर्थ होता है राइट बैक,
राइट बैक। तो ये चार जो है प्रोसेसर के फंक्शन होते हैं। अब देखिए काम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम फैच की बात कर रहे हैं। तो फैच क्या करता है, ठीक है, मेन मेमोरी से जो डाटा प्रोसेसर में लेके आया जाता है उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको फैच करते हैं कि वो डाटा को क्या कर रहा है, फैच करता है। जब मेन मेमोरी क्या करती है, स्टोर करती है डाटा को। जब वहां से हमें जब जरूरत होती है प्रोसेसिंग के लिए, तो मेन मेमोरी से जो डाटा सीपीयू के पास आता है उसको डाटा फैच करना बोला जाता है। फिर आता है डिकोड। डिकोड का मतलब क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी, निर्देश थे, उनको एक ऐसी फॉर्म में तैयार करना कि वो समझ आ सके, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, समझने लायक उन निर्देशों को बनाना, उसको क्या कहा जाएगा, उसको डिकोड बोला जाएगा। एग्जीक्यूट, फिर उनको कैलकुलेशन करना या उन्हें एग्जीक्यूशन करना, उनको रन करना, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और राइट बैक का मतलब क्या है, राइट बैक का मतलब होता है आउटपुट को मेमोरी में स्टोर करना। जो भी आउटपुट आया उसे स्टोर करना जो होता है मेमोरी में, उसको बोलते हैं राइट बैक। तो ये प्रोसेसर के चार फंक्शन होते हैं, ये याद रखिए। फिर एक पूछा जा सकता है कि सीपीयू को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये पूछा इसलिए जा सकता है, जैसे आपने देखा कि मॉनिटर से रिलेटेड पूछ लिया गया था कि रिफ्रेश क्या और रेट क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है। इसीलिए सीपीयू से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि सीपीयू की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक। सबसे पहला जो कारक जो इसे प्रभावित करता है वो है शब्दप्रास। शब्दप्रास का मतलब क्या है, वर्ड की लेंथ, ठीक है, वर्ड की लेंथ उसको प्रभावित करती है। देखिए वर्ड लेंथ का मतलब क्या है, जो प्रोसेसर एक समय में शब्दों की संख्या को, मतलब कितने शब्दों को वो पढ़ सकता है, उसको वर्ड लेंथ बोला जाता है, या प्रोसेस कर सकता है, वो हमारा वर्ड लेंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कंप्यूटर में अगर हम देखें तो एक शब्द की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 बिट होती है, या कह लीजिए 8 बिट को क्या बोलेंगे, बाइट बोलेंगे, तो बाइट में होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई 16 बिट का प्रोसेसर है, 16 बिट का प्रोसेसर है, वो कितनी शब्दों को जो है प्रोसेस कर सकता है एक टाइम में, तो वो 2 शब्द को प्रोसेस कर सकता है, 2 वर्ड्स को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 32 बिट प्रोसेसर की, या 64 की, या 128 की, तो देखिए 16 बिट का प्रोसेसर 2 शब्द को प्रोसेस कर सकता है एक समय में, और 32 बिट का 4 शब्दों को, 64 का 8 वर्ड्स को, और 128 का 16 वर्ड्स को जो है क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड लेंथ होती है जो गति को प्रभावित करती है। दूसरा सिस्टम क्लॉक होता है, यानी कि सिस्टम क्लॉक मीन्स कंप्यूटर की जो घड़ी होती है वो, ठीक है, एक पोजीशन से जब दूसरा पोजीशन चेंज होता है तो उसके लिए होती है सिस्टम क्लॉक, वो भी जो है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। इसमें होता है ना कि जितनी तेज गति से उसकी अवस्था बदलेगी, मतलब एक पोजीशन से जब वो दूसरी में जितनी तेजी से बदलाव होगा उतनी तेजी से जो है कार्य हम कर सकते हैं। तीसरा जो होता है इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि सीपीयू एक काम कर रहा है, किसी चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है, साथ साथ दूसरी चीज को भी एग्जीक्यूट करने लगे, इसको बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ये भी गति को प्रभावित करने वाला एक कारक है। पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं इसको, मल्टी प्रोसेसिंग भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा काम करना मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे। तो सीपीयू के बारे में हमने मेन जो चीजें हैं वो पढ़ ली है, ओके। चलिए अब हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है मेमोरी का। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी। देखिए मेमोरी जो है हम शुरू कर रहे हैं। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एक स्टोरेज यूनिट है। क्या है, मेमोरी एक स्टोरेज, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी डाटा है हमारा या प्रोग्राम है उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डाटा प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, स्टोर, यानी कि इकट्ठा करके वहां पर रख सकते हैं, किसमें, मेमोरी में, ठीक है। अब आता है कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो मेमोरी 2 टाइप की होती है, ये याद रखिए, मुख्यतः 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी,
होता है मेन मेमोरी और दूसरी होती है सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी, ओके। मेन में आप ये लिख लीजिए बेशक मेन, या इसको ना प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी। और सहायक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी। ओके, तो दोनों ही नाम किसके हैं? एक के ही नाम है ये, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी, कुछ भी जो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी पढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम जो है प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट पॉइंट जो इसमें याद रखना आपको, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी, मुख्य स्मृति मेमोरी यही होता है। ठीक है, मेन मेमोरी भी जो इसको कहा जाता है। अब आता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है? तो प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है रैम और दूसरी होती है रोम। ठीक है, रैम और रोम। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये होती है। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी 2 टाइप होते हैं मेन मेमोरी के। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अभी रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम क्या होती है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो देखिए यहां से जो मेन क्वेश्चन आते हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी होती है। ऐसा तो वो कुछ पूछेंगे नहीं, तो ये तो सबको पता है कि मेन मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये स्थायी मेमोरी होती है या अस्थायी मेमोरी होती है? तो ये अस्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको? वोलाटाइल बोला जाता है। अस्थायी का मतलब क्या है इसमें? ठीक है, इसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमने कुछ डाटा था जो उसमें स्टोर कर दिया है। ठीक है, बट जब जैसे ही हम उसको ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, या पावर चली गई है, मान ली पावर ऑफ हो गई है, ओके, तो हमारा जो भी डाटा हमने स्टोर किया था वो हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसको हम वापस जो है प्राप्त नहीं कर सकते, वापस जो है उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोला जाता है, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक है, तो अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होती है। फिर आता है कि रैम किस किस से मिलकर बनी होती है? तो रैम देख लीजिए, याद रख लीजिए, ये सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है। तो ये ज्यादा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए कि सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है। एस रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा क्या होता है? डायनामिक रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब आप स्टैटिक भी और कई जगह पे आपको ओके स्टैटिक ही होता है। देखिए, स्टैटिक रैम की अगर हम बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है। और डायनामिक की अगर हम बात करें, देखिए एक चीज याद रखिए, स्टैटिक का मतलब क्या है कि बार बार जो है इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, ये बार बार रिफ्रेश नहीं होती। लेकिन डायनामिक जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? बार बार रिफ्रेश होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो वो डायनामिक मेमोरी हो जाएगी, और जिसको रिफ्रेश ना करना पड़े वो हमारी स्टैटिक रैम होती है। ओके, इसके अलावा एसडी रैम भी आता है, कई बार दे देते हैं एसडी रैम। इसका होता है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक एनवी रैम होता है जिसका मतलब नॉन वोलेटाइल डायनामिक मेमोरी होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, एनवी रैम।
तो ये दो चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एसडी और एनवी। मेन इसमें जो आती है एसरैम और डी रैम होती है, और यहां से भी क्वेश्चन वही आता है कि कौन सी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वो डी रैम है। जिसको नहीं करना पड़ता है बार बार, वो स्टैटिक रैम है। डायनामिक का मतलब ही क्या होता है, चेंजेबल, यानी कि बार बार रिफ्रेश होती है। स्टैटिक मतलब स्थिर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ओके, तो बस इसमें मेन चीजें यही याद रखिए। ठीक, चलिए अब बात आती है रोम की। रोम, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, रैम को जो है रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। जो रैम है उसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर राइट का मतलब क्या है, अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, रोम में क्या होता है, रीड ओनली, मतलब चेंजेबल नहीं होती है ये। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, और ये कैसी होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। ये भी प्राइमरी मेमोरी होती है, और कैसी होती है, स्थायी होती है। स्थायी को यानी क्या बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल होती है ये। स्थायी मेमोरी मीन्स नॉन वोलाटाइल ये मेमोरी होती है। ओके, ये तीन तरीके की होती है रोम। एक होती है पी रोम, सेकेंड जो होती है ई पी रोम, और थर्ड जो होती है वो डबल ईपी रोम होती है। अब यहां से इनकी फुल फॉर्म आती है। सबसे पहले देखिए, आर ओ एम तो रीड ओनली मेमोरी होता है, पी और जुड़ गया इसमें, तो ये प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसमें हमने एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर दिया है। ठीक है, कोई प्रोग्राम अगर हमने इसमें स्टोर कर दिया पी रोम में, और उसमें कोई एरर आ जाती है, तो हम उस एरर को ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको हम इरेज नहीं कर सकते। जो हो गया गलत है सही है वो सब उसमें रहेगा। ठीक है, चेंजेबल नहीं है। इसी तरीके से एक ई पी रोम होता है, जिसका मतलब होता है इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने कुछ गलत कर दिया है प्रोग्राम में, और अगर हम उसमें चेंज करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उस चिप में सुधार करने के लिए हम उस चिप को निकाल कर क्या करते हैं, जो यूवी जो रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, उनके सामने जो है रख देते हैं। ठीक है, तो ये ई पी रोम में होता है। फिर आता है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इस चिप में जो होता है, जो ई पी रोम होता है ना, ई पी रोम, उसकी जो भी समस्या आती है उसको दूर किया जाता है डबल ई पी रोम में। ठीक है, इसमें जो होता है, जो भी डाटा होता है उसमें कोई चेंज अगर हम करना चाहते हैं, कोई जो एरर थे उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद्युत जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल में। ठीक है, और जो आजकल के मदरबोर्ड होते हैं ना, मदरबोर्ड उसमें जो है डबल ई पी रोम का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसी रोम का यूज, डबल ई पी रोम का। ठीक है, तो ये था हमारा मेन मेमोरी। अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और देखते हैं, देखिए। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसको क्या बोलेंगे, सहायक मेमोरी। ठीक है, सहायक मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी कहां पे नाम आ जाता है ना, तो कंफ्यूज मत होना, इसी सेकेंडरी स्टोरेज को ही ऑक्सिलरी बोला जाता है। ओके, इसको जो स्टोरेज क्षमता होती है, यानी कि रैम रोम में स्टोर करने की जो क्षमता होती है, कि मतलब वो कम डाटा को स्टोर कर सकती है, ये ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है, ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है ये। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। और बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो तो ज्यादा होती है, मतलब डाटा तो ज्यादा स्टोर कर सकती है, लेकिन अगर हम उस डाटा को एक्सेस करना चाहें
ठीक है, जो डाटा हमने इसमें स्टोर किया है सेकेंडरी स्टोरेज में, अगर हम उस डाटा को एक्सेस करेंगे तो स्पीड जो होगी ना एक्सेस करने की वो कम होगी। किसके कंपेयर में? मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जब हम डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जब हम सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी कंपेयर टू मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब देखिए डाटा को एक्सेस करने के भी 3 तरीके होते हैं। डाटा को एक्सेस करने के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सीक्वेंस मतलब जिस सीक्वेंस में आपने डाटा को डाला था 1 2 3 4 5 उसी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फिर सेकंड आता है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है? इसमें भी डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड की तरह ही एक्सेस किया जाता है, बट इसमें जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हुए क्या कर दिया जाता है? एक इंडेक्स जो है बना लिया जाता है इंडेक्स में। ओके, बट होता सीक्वेंस में ही एक्सेस। थर्ड जो होता है ना वो होता है डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है, मान लीजिए आपको थर्ड चाहिए तो आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मतलब किसी भी तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता कि आपको इसी क्रम में उसको एक्सेस करना है, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सेस है। तो आप सिर्फ नाम से पता लगा सकते हैं। सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस में यानी कि 1 बाय 1 हम एक्सेस करेंगे। इंडेक्स है तो एक इंडेक्स बन जाएगा लेकिन सीक्वेंस में रहेगा। डायरेक्ट है तो हम जो है मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस उसको कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी से हम जो भी चीज हमको चाहिए मेमोरी में से, हमें 5 चाहिए मेमोरी से, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन सीक्वेंशियल में 1 बाय 1 चेक करता जाता है कि 1 है फिर 2 है। मान लीजिए मुझे 5 चाहिए तो वो डायरेक्ट 5 को नहीं उठाएगा, पहले 1 को देखेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, देन जब उसे मिलेगा वो उसे एक्सेस करेगा, तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो ऑब्वियस है जब वो सीक्वेंशियली जाएगा तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सेस बेटर होता है इनमें। ठीक है, चलिए अब स्टोरेज डिवाइसेस के टाइप देख रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक टेप आता है, मैग्नेटिक टेप। और क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में? मैग्नेटिक डिस्क होता है। मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या आती है? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक है, ये होता है। इसके अलावा एक हमारा थर्ड जो बनता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे ऑप्टिकल। मैग्नेटिक को मैग्नेटिक बोला जाएगा, डिस्क को डिस्क ही बोलेंगे। ठीक है, तो वही रहेगा। बाकी आपको नोट्स जो मिलेंगे ना पीडीएफ में वो आपको पूरा हिंदी में मिलेंगे लिखे हुए। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी मैग्नेटिक टेप की। तो मैग्नेटिक टेप जो होती है एक स्थाई स्टोरेज डिवाइस है। स्थाई का मतलब क्या है? परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं हम इसमें। ओके, इसमें जो होता है, जो एक प्लास्टिक की टेप होती है, मैग्नेटिक टेप जो होती है प्लास्टिक टेप होती है जिसपे चुंबकीय जो पदार्थ होता है, जो मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है उसका लेप किया जाता है। मैग्नेटिक टेप पे किसका लेप होता है? मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप होता है। तो बस इतना याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक है, तो आजकल की अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क यानी कि चुंबकीय डिस्क का जो है प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय। अब चुंबकीय डिस्क जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक फ्लॉपी होती है और दूसरी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क का यूज जो है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किया गया है, और आजकल जो है इसका यूज कंप्यूटर से आगे बढ़कर बहुत सारे क्षेत्रों में जो है हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क में जो है 3 टर्म्स यूज होती हैं जो पेपर में भी पूछी गई थी। एक थी सीक टाइम, ठीक है, एक लेटेंसी टाइम होता है, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, और तीसरा होता है ट्रांसफर रेट। ये हार्ड डिस्क में 3 टर्म जो है यूज की जाती है उसकी सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि ये क्या है। ओके, देखिए डिस्क में मान लीजिए कोई डिस्क है, उसमें जो डाटा है, डिस्क में जो डाटा होता है, डाटा को रीड और राइट करने वाले या
ट्रैक तक जो पहुंचने का जो समय होता है उसको सीक टाइम होता बोला जाता है। अब यहां से ये भी आ सकता है कि डाटा को रीड राइट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सीक टाइम बोलते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि जिस सेक्टर पर आपको पहुंचना है उस तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं। ऑब्वियसली सेक्टर में क्या होगा, डाटा ही तो होगा, तो उस तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको सीक टाइम जो है बोला जाएगा। ओके, फिर आता है ठीक। तो याद रखिए, जब हम ट्रैक तक पहुंचेंगे जहां पर डाटा है हमारा, तो वो तो हमारा सीक टाइम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रैक में क्या होते हैं, ट्रैक में सेक्टर्स होते हैं। जो आपने देखी ना डिस्क कुछ इस तरीके से होती है ना, ट्रैक और सेक्टर्स इस तरीके से बटे होते हैं। तो उसमें जो सेक्टर्स तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम। देखिए ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो तो सीक टाइम हो जाएगा, लेकिन ट्रैक के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम बोलते हैं, क्योंकि डाटा उन सेक्टर्स के अंदर है। पहले डाटा तक पहुंचने के लिए हमें ट्रैक पे जाना होगा, ट्रैक में हमें किसके पास जाना होगा, सेक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए ट्रैक तक जब हम पहुंचे तो वो सीक टाइम हो जाएगा। अब ट्रैक से जब हम सेक्टर में पहुंच जाएंगे तो वो लेटेंसी टाइम हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर रेट होता है, सेक्टर में डाटा को लिखने और पढ़ने में जो टाइम लगता है। सेक्टर में जो डाटा है, सेक्टर देखिए कुछ, एक मिनट देख लेते हैं दोबारा। इस तरीके से होती है ना डिस्क, ये ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ट्रैक्स है। और इन ट्रैक्स को जब हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, सेक्टर्स। ये जो छोटा सा पार्ट बन गया ना, ये सेक्टर्स होते हैं, ओके। अब मान लीजिए मैं यहां पर हूं, ठीक है, और जो ट्रैक मुझे चाहिए वो इस वाले ट्रैक में है, इस वाले में। तो ये घूमता घूमता जो है यहां तक पहुंचेगा। तो इस ट्रैक में पहुंचने के बाद जो टाइम लगा उसको सीक टाइम में बोलेंगे। अब इस ट्रैक में जो डाटा है वो इस सेक्टर में है, ठीक है, इस सेक्टर में है। तो जो सेक्टर तक पहुंचने में टाइम लगा वो हमारा लेटेंसी टाइम हो जाता है, लेटेंसी टाइम। और फिर इस सेक्टर में जो डाटा है उसको लिखने और पढ़ने में जो टाइम लगा उसको क्या बोल दिया, ट्रांसफर रेट बोल दिया है, ठीक है। तो सिंपल याद रख लीजिए आप इस तरीके से, ओके। ये है होता है हमारे डिस्क में जिस तरीके से, मतलब जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो काम होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम फ्लॉपी डिस्क की। ये तो हार्ड डिस्क हो गया, 3 टर्म हमने इसमें पढ़ ली, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और ट्रांसफर रेट। चलिए अब बात कर रहे हैं हम फ्लॉपी डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की। देखिए फ्लॉपी डिस्क को जो है डिक्केट भी जो है बोला जाता है, डिक्केट। फ्लॉपी डिस्क को डिक्केट या फ्लॉपी भी बोलते हैं, ओके। इसका प्रयोग जो है फ्लॉपी डिस्क का किसमें होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो है फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता है, ओके। आकार और इसके साइज के बेस्ड पर, आकार एवं साइज के उस पर जो है फ्लॉपी डिस्क 2 तरीके की होती है, एक मिनी फ्लॉपी होती है और दूसरी माइक्रो फ्लॉपी होती है, ठीक है। मिनी फ्लॉपी क्या होती है, ये मिनी फ्लॉपी जो होती है 1/4 इंच की होती है, ठीक है। और माइक्रो फ्लॉपी 3.5 इंच की होती है। बस इतना ही इसमें याद रखिए, बाकी कुछ नहीं है। जो इसकी संग मतलब ग्रहण करने की जो क्षमता थी, यानी कि जो स्पेस होता है ना मिनी फ्लॉपी का, वो 1.2 MB का होता है और माइक्रो फ्लॉपी का 1.4 MB का होता है, ठीक। तो बस इतना ही है, बाकी आपको जो मेन टर्म याद रखनी है वो हार्ड डिस्क से रिलेटेड करनी है तीनों ही। चलिए अब बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क वो डिस्क होती है जिसमें डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए, मतलब डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन देंगे कि डीवीडी किस तरीके की डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है या फ्लॉपी डिस्क है। तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, या सीडी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, तो वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिए, डीवीडी और सीडी क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है। तो यहां से इतना ही जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए
अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट हम पढ़ रही हैं। जैसे मेमोरी यूनिट से अभी एक क्वेश्चन जो था ग्राम सचिव के पेपर में देखने को भी मिला था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिट। बिट बिट में क्या आती है? बिट की जो कैपेसिटी होती है, बिट में क्या आता है? 0 और 1 आता है बिट में। ठीक है, और 0 और 1 क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है ये 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, बिट के बाद क्या होता है? निबल होता है। निबल, निबल में क्या होती है? निबल में 4 बिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4 बिट्स होती हैं। और बाइट की अगर मैं बात करूं, 8 बिट्स होती हैं। अब यहां से देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया था क्वेश्चन कि हाफ बाइट क्या कहलाएगा? हाफ बाइट, हाफ बाइट। तो हाफ बाइट किसको बोला जाएगा? निबल को बोला जाएगा। हाफ बाइट का मतलब क्या है? बाइट का, बाइट में अगर 8 बिट्स होते हैं, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो 4 बिट्स किस में होती है? निबल में होती है। तो थोड़ा सा घुमाकर जो था इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अगर आपसे हाफ बाइट पूछा जाता है तो वो हम निबल को ही बोलते हैं। ठीक है, हाफ बाइट लिख भी लीजिएगा, हाफ बाइट इसको बोला जाता है। ठीक है, 8 बिट्स में कितने होती हैं? 1 बाइट होते हैं। ठीक है, 1 बिट में 0 और 1 हो गया। फिर आता है 4 बिट्स। एक मिनट, इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखिए ये होता है ना, मैं यहाँ पे सिंबल लिख देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 बिट, 1 बिट में कितनी क्वांटिटी होती है या कैपेसिटी कितनी होती है? 0 और 1 की होती है। उसके बाद आता है 4 बिट्स। 4 बिट्स में कितनी बनती है? 1 निबल, या सॉरी निबल बोल लीजिए इसको, या फिर हाफ बाइट बोल दीजिए। ठीक है, तो दोनों याद रखिए क्योंकि हाफ बाइट इसमें दे दिया गया था। ओके, चलिए फिर बात आती है 8 बिट्स की। तो 8 बिट्स में कितनी होती है? बिट होती ना, 8 बिट्स जो होती हैं वो 1 बाइट बनती है, सॉरी 1 बाइट बनती है। 8 बिट्स क्या बनती है? 1 बाइट बनती है। फिर मैंने लिखा 1024 बाइट। 1024 बाइट लिखा जब मैंने, तो ये कितना बन जाता है? 1 किलो बाइट बन जाता है। 1 किलो बाइट। किलो बाइट को किससे शो करते हैं? 1 सॉरी केबी से शो करते हैं। अब मैंने लिखा अगर 1 किलो बाइट में कितने बाइट हो गए? 1024। इसी को अगर मैं लिखूं 1024 किलो बाइट, तो ये इसमें कितनी हो जाएगी? जो क्वांटिटी होती है कितनी होती है? 1 मेगाबाइट हो जाएगी, यानी 1 MB 1024 KB के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा 1024 MB तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है। ओके, फिर 1 GB था, तो यहाँ पे जब 1024 GB लिखा तो GB के बाद क्या आता है? टेराबाइट आता है, तो TB हो जाएगा। ओके, उसके बाद वैसे तो यहीं तक आपको देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, और पेटाबाइट के बाद हेक्साबाइट होता है, और लास्ट में जेटाबाइट होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, बट पेपर में सिर्फ टेराबाइट तक ही वो देते हैं। तो इनमें अगर सबसे बड़ी अगर आप देखेंगे तो वो टेराबाइट हो जाएगी। ठीक है, बट ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर सारी आ जाती है तो जेटाबाइट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, मेनली बस यही याद रखिए, टेराबाइट तक ही। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब ऑब्वियस है कंप्यूटर जब हमसे कुछ डाटा लेता है तो किसी न किसी डिवाइस के द्वारा तो दिया ही जाता है। तो जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उनको इनपुट डिवाइस जो है बोल दिया जाता है। ओके, और जब हम यूजर जो है जब कंप्यूटर से डाटा लेता है, यानी कि जो भी रिजल्ट होता है उसको प्राप्त करता है, उसको आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो मिलता है। ठीक है, ऑब्वियस है किसी न किसी चीज के थ्रू ही जो है हमें वो डाटा मिलेगा, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ओके, अब इनपुट डिवाइस देखिए 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑनलाइन डिवाइस और एक ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन जो कंप्यूटर में कनेक्ट होकर डाटा को इनपुट करने का कार्य करने देती है उनको ऑनलाइन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट में आ जाता है, सॉरी ऑनलाइन में इनपुट डिवाइस कौन कौन सी? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा माउस हो गया, स्कैनर है,
जॉयस्टिक, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से सिंपल आपसे नेम पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी है। ट्रैक बॉल है, या फिर डिजिटाइजिंग टैबलेट हुआ, टैबलेट, MICR, OCR, BCR, ये सारी जो है क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। और साथ ही OMR भी कैसी है, इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा लाइट पेन हो गया, इनपुट डिवाइस है। या फिर टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन या वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारी की सारी डिवाइस क्या, जहां मतलब जिस भी तरीके से आप कंप्यूटर को कुछ दोगे ना, वो सारी डिवाइस कैसी हो जाएंगी। लाइट पेन यहां लिख लीजिए, लाइट पेन और टच स्क्रीन और वॉइस रिकॉग्निशन। ओके, देखिए रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जिस चीज के द्वारा आप कंप्यूटर को कुछ दे सकते हो वो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। ओके, और जिसकी हेल्प से कंप्यूटर हमें कुछ प्रोवाइड करवाएगा वो हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो है मतलब कीबोर्ड में कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। ऑब्वियस है, कीबोर्ड की जो की होती है उन्हें प्रेस करने का काम क्या होता है, हमारा होता है। तो ऑब्वियस है वो कैसी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट। अब माउस है, माउस के द्वारा कर्सर को कंट्रोल कौन करता है, हम करते हैं। अगर मैं माउस को टच ना करूं तो क्या वो कर्सर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होगा। तो माउस कैसी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। सेम स्कैनर का है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, टैबलेट है, MICR है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस है। ओके, तो इसे वन बाय वन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड जो है सबसे ज्यादा जो इनपुट डिवाइस यूज होती है, मेनली जो इनपुट डिवाइस यूज होती है वो दो डिवाइस है। कौन कौन सी, एक कीबोर्ड और एक माउस। बाकी कोई आप यूज करो ना करो, लेकिन ये दो बहुत यूज होती हैं। ठीक है, ये आप देखते हैं कीबोर्ड और माउस को। अब कीबोर्ड में देखिए बहुत सारी चीजें होती है, टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होती हैं। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो की होती है वो 101 होती है। और आजकल तो बहुत सारी कीज के आते हैं, जैसे 104 का भी कीबोर्ड आता है। तो अलग अलग जो है इसमें आते हैं, बट याद रखिए अगर 101 मिलता है तो 101, या 104 मिलता है तो 104। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में इतनी कीज जो है होती है। फिर पूछा जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है, तो 12 फंक्शन की होती है। F1 से लेकर F12 तक बिल्कुल ऊपर होती है कीबोर्ड में फंक्शन कीज। उसका हर एक का अपना अपना काम होता है। ओके, जैसे F1 है, F1 को मैंने प्रेस किया तो आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प का पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। ओके, F2 को प्रेस किया तो मतलब किसी फोल्डर का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग काम होते हैं फंक्शन कीज के। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिए। अगर ज्यादा फंक्शन की पे जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ओके, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आपको A to Z मिलता है। ठीक है, साथ में 0 to 9 नंबर्स होते हैं। और एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, अलग से दिया होता है, 1 to से लेकर मतलब कुल जो होती है उसमें 17 कीज होती हैं। कीबोर्ड की राइट साइड में जो दिया होता है, मतलब कीबोर्ड कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड, यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है। ओके, ऊपर फंक्शन कीज होती है और बाद में कुछ और भी कीज होती है, जैसे स्पेशल कीज जो होती है। स्पेशल की में जैसे टैब हो गया, स्क्रोल हो गया, होम है, प्रोवाइड बटन है, नंबर लॉक है, तो बहुत सारी कीज जो है कीबोर्ड में होती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें माउस की, तो माउस से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि माउस कितने तरीके का होता है। तो माउस ना 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 टाइप कौन कौन सी होती है, एक मैकेनिकल माउस होता है, दूसरा ऑप्टिकल माउस होता है, ऑप्टिकल। ठीक है, और तीसरा होता है वायरलेस माउस, यानी कि बिना वायर का, वायरलेस माउस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउस के टाइप कितने होते हैं, तो 3 टाइप का ये होता है। ओके, मैकेनिकल माउस यानी कि एक माउस अगर आप देखेंगे तो एक माउस के तरीके, माउस जैसा होता है, तो इसीलिए इसका नाम माउस रख दिया गया। माउस में कितने बटन होते हैं ये पूछते हैं, तो 3 बटन होते हैं। एक लेफ्ट बटन होता है माउस में, एक राइट होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ये लेफ्ट होता है, ये राइट, और साथ में क्या होता है, स्क्रोल बटन होता है, स्क्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 बटन होते हैं, 3 तरीके का होता है ये। ठीक, बस इतना जो है आप इसमें याद रखिए। आजकल जो माउस यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, ऑप्टिकल माउस ज्यादा यूज किए जाते हैं। मतलब पहले मैकेनिकल माउस यूज किए जाते थे, बट अब ऑप्टिकल माउस जो है ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूछा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक, यहाँ पे फिर आगे स्कैनर है, जॉयस्टिक है। स्कैनर भी क्या है, एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस ही है। इसमें हम जो है जो भी फोटो है या डाटा है उसको
कंप्यूटर में फोटो के रूप में जो है सेव कर सकते हैं, फोटो की फॉर्म में सेव कर सकते हैं स्कैनर में। ओके, जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक भी इसी तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे MICR है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। MICR जो होता है ये बैंकिंग में यूज किया जाता है, जो चेक होते हैं ना उन पे जांचने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR है, OCR, OMR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। BCR हो गया बारकोड रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम बोलते हैं। OMR शीट देखी ना आपसे, तो वही होता है OMR। चलिए, लाइट पेन का अगर हम यूज करें तो किस लिए यूज किया जाता है? जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर अगर हमें किसी इमेज को बनाना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? लाइट पेन का यूज किया जाता है। ओके, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो मतलब मेन बस आप इतना याद रखिए, इतना डीपली वो आपसे नहीं देंगे कि किसका काम क्या है, बाकी आप नाम से सजेस्ट कर सकते हैं कि किसका काम क्या है। टच स्क्रीन क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन क्या है, ये सारी इनपुट डिवाइस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी आती है? सबसे पहले तो मॉनिटर आ जाता है। ठीक है, प्रिंटर हो गया, ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर को एक क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर को किस नाम से जानते हैं? तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको स्क्रीन भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से मॉनिटर को जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या स्क्रीन बोल सकते हैं आप। ओके, और अब मॉनिटर में भी देखिए अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे CRT मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो होते हैं, जिसमें LCD टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मॉनिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, रेजोल्यूशन होती है, रिफ्रेश रेट होती है, और डॉट पिच क्या होती है इसमें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, मॉनिटर जो होता है ना, उसमें जो इमेज होती है उसका निर्माण जो है छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं ना उनसे बनता है। छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर जो है कोई इमेज जो है तैयार की जाती है। मान लीजिए कुछ ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको मिलाकर एक इमेज जो है तैयार की जाती है। ओके, और इन डॉट्स को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। तो वो कितने क्लियर है उससे ये बेस्ड है कि इमेज जो है हमें कैसे दिखाई देती है। ठीक है, जो इमेज दिखाई देती है ना हमें कंप्यूटर में, उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं कि चित्र हमें किस तरीके का दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है, वो हमारा किस में आ जाएगा? रेजोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश रेट है, फिर आता है कि रिफ्रेश रेट को किस में मापा जाता है? तो रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापा जाता है। डॉट पिच है, ये भी एक मापन तकनीक ही होती है। ठीक है, कलर मॉनिटर की डॉट पिच पूछ ली जाती है। तो कलर मॉनिटर की जो डॉट पिच होती है वो 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक होती है। ठीक है, इसकी जो है क्या कहते हैं, डॉट पिच पूछी जा सकती है। ठीक है, एक इंटरलेसिंग होता है, ये भी एक डिस्प्ले की तकनीक ही होती है, जो कि मॉनिटर से रेजोल्यूशन की जो रेजोल्यूशन होता है उसको और ज्यादा बढ़ाती है, यानी कि जो इमेज होती है उसको और ज्यादा साफ करती है, इंटरलेसिंग। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होती हैं इसमें। तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे क्या काम करता है? रिफ्रेश रेट जो होता है, जो पिक्सल होती है ना उनको स्कैन करने का जो काम होता है वो किसका होता है? रिफ्रेश रेट का होता है। रेजोल्यूशन तो क्या है कि हमें किस तरीके की इमेज शो हो रही है डॉट्स की फॉर्म में, तो वो हमारा रेजोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन उन पिक्सल्स को बार बार रिफ्रेश करना क्या कहलाएगा? रिफ्रेश रेट कहलाएगा। स्कैन करना पिक्सल को रिफ्रेश रेट जो है कहलाएगा। अब यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि मॉनिटर का प्रति सेकंड समय में वह संख्या जो कि प्रत्येक पिक्सल को स्कैन करती है उसको क्या कहती है? तो उसको रिफ्रेश रेट बोला जाता है। ओके, तो ये आप इसमें याद रखिए, यही क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसके अलावा प्रिंटर होता है।
प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंटर के टाइप पूछे जा सकते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप का होता है। तो प्रिंटर दो टाइप का होता है, एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर में दो टाइप आते हैं, कौन कौन से? एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स। ये प्रिंटर जो थे पहले यूज किए जाते थे, ठीक है ना। तो इनमें क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी और ना मतलब जब काम करते थे तो आवाज भी बहुत ज्यादा होती थी इनमें, ठीक है। तो आजकल इंपैक्ट प्रिंटर यूज नहीं होता है। नॉन इंपैक्ट में देखिए क्या क्या आ जाते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है एक तो ये प्रिंटिंग करते वक्त आवाज नहीं करते हैं और इनकी एक जो क्वालिटी होती है ना वो भी अच्छी होती है। तो नॉन इंपैक्ट में जो आते हैं वो आते हैं इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो जो दोनों डी के है ना वो इंपैक्ट होते हैं और इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। क्वालिटी अच्छी होती है इनकी, ना आवाज करते हैं। ओके, लेजर प्रिंटर का यूज जो होता था ये 1970 का जो दशक था उस वक्त किया जाता था। और आजकल जो प्रिंटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? इंकजेट प्रिंटर जो है यूज किए जाते हैं। ओके, और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी पूछी जाती है इंकजेट की कितनी होती है? तो 300 DPI। DPI का मतलब क्या है? डॉट पर इंच। 300 DPI यानी कि डॉट पर इंच इसकी क्या है? क्वालिटी है। ओके, प्रिंटिंग क्वालिटी। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? ये तो दो मेन होती है, तो सबको पता होती है कि मॉनिटर और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। एक प्लॉटर आता है, प्लॉटर और स्कैनर। स्कैनर इनपुट होता है और प्लॉटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होती है। ओके, इसमें क्या किया जाता है? जो इमेज होती है या ग्राफ होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए काम किया जाता है। क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए। ओके, और ये प्लॉटर जो होता है ना ये 3D प्रिंटिंग भी जो है कर सकता है। तो याद रखिए, इमेज और ग्राफ को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का यूज किया जाता है। दो तरीके का होता है प्लॉटर भी, एक तो होता है ड्रम पैन प्लॉटर और एक फ्लैट बेड होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, दो तरीके का होता है, ये बस याद रखिए। स्पीकर जो हो गया या साउंड कार्ड हो गया, ये भी क्या होते हैं? साउंड कार्ड या स्पीकर, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, बस यही जो है इसमें होता है। अब देखिए दो टर्म और आई थी पेपर में, एक थी वर्चुअल मेमोरी और दूसरी थी कैशे मेमोरी। एक होती है कैशे और दूसरी होती है वर्चुअल मेमोरी। इसको कैसे लिखेंगे? एक मिनट, वर्चुअल आई थिंक ऐसे ही लिखा जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, जो स्मॉल भी होती है और फास्टेस्ट भी होती है, स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है, याद रख लीजिएगा। लेकिन कभी अगर आपको ऑप्शन में कैशे के साथ साथ रजिस्टर भी मिल जाए तो याद रखिए जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है। ओके, स्मॉल भी कौन सी होती है? कैशे ही होती है। देखिए कैशे कब काम करती है? देखिए ये हमारा सीपीयू होता है, प्रोसेसर, ये हमारी मेन मेमोरी होती है। इन दोनों के बीच में काम करती है कैशे मेमोरी। किस तरीके से? जब सीपीयू में मतलब मेन मेमोरी से जब सीपीयू डाटा उठाता है तो मेन मेमोरी से सीपीयू में डाटा को पहुंचने में क्या लगता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जो प्रोसेस होती है टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, यानी कि स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है मेन मेमोरी से जब डाटा सीपीयू तक पहुंचता है। ठीक है, तो उस टाइम कंज्यूमिंग को कम करने के लिए, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं। यानी कि कैशे मेमोरी से जब सीपीयू डाटा उठाता है तो वो बहुत ही फास्टली लेता है। ओके, इसीलिए कैशे मेमोरी यूज की जाती है। क्यों? स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी यूज की जाती है। और कहां पर होती है? ये इन दोनों के बीच में काम करती है। या कह लीजिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है। मेन मेमोरी से डाटा कैशे मेमोरी में और कैशे मेमोरी से सीपीयू में जाता है। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन यहां से यही पूछा जाएगा, स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो कैशे मेमोरी है। ओके, फिर बात आती है वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कई बार क्या होता है कि रैम में जो हमारी मेन मेमोरी होती है, रैम जो होती है, रोम सॉरी, उसमें क्या होता है, जो
मतलब आपके पास ज्यादा मतलब डाटा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप जो है उसे मेमोरी में सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है। मतलब जो मेमोरी हमें दिखाई दे रही है वो बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा है। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, उसको बढ़ा देती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का काम क्या है, वर्चुअल मेमोरी जो सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है वहां से डाटा उठाती है। जब भी मेन मेमोरी को उसकी जरूरत होती है तो वर्चुअल मेमोरी उस डाटा को मेन मेमोरी तक पहुंचाती है। ओके, तो मेन मेमोरी, एक मिनट सॉरी, तो देखिए क्लियर वर्ड्स में बताती हूँ कि वर्चुअल मेमोरी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या करता है, जो सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या डाटा होते हैं, प्रोग्राम होता है या डाटा होता है, ओके, उसको वो क्या करती है, मेन मेमोरी में लोड करती है। ये मेन मेमोरी हमारा उसको में लोड करने का जो काम होता है वो वर्चुअल मेमोरी का होता है। ठीक है, ये क्या करती है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर कर लेते हैं तो हमारी मेन मेमोरी जो होती है वो फिल हो जाती है। ठीक है, तो वहां से जो डाटा होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, और जब भी हमें जरूरत होती है तो वर्चुअल मेमोरी उसको क्या करती है, मेन मेमोरी को जब भी जरूरत होगी वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उस डाटा को लोड कर देती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, हमारे सिस्टम को ऐसा बना देती है कि जो सिस्टम की फिजिकल मेमोरी होती है उससे कहीं ज्यादा हमें वो दिखाई देती है, प्रतीत होती है कि वो जो है बहुत ज्यादा है। ओके, तो वर्चुअल मेमोरी हमारी फिजिकल मेमोरी को बहुत ज्यादा बड़ा बना देती है। ठीक है, मतलब होती नहीं है बड़ी मेमोरी, बड़ी नहीं होती, लेकिन उसे बड़ा बनाने का काम कौन करता है, वर्चुअल मेमोरी करता है। ओके, तो जब भी डाटा चाहिए होगा मेन मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, सेकंड मेमोरी से उसे मेन मेमोरी में लोड कर देती है। तो ये वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया कि कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में, यानी कि रैम के बैकअप के रूप में कौन कार्य करता है, रैम का बैकअप। तो यही तो बताया मैंने, रैम क्या हमारी मेन मेमोरी है, और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव कैसी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो मेन मेमोरी के बैकअप के रूप में कौन काम कर रहा है, सेकेंडरी। और जब भी मेन मेमोरी को उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको लोड करने का काम किसका है, वर्चुअल मेमोरी का है। तो यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बैकअप के रूप में डैश स्थान कार्य करता है। ओके, तो कौन कार्य करता है, वर्चुअल मेमोरी कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था। तो आगे कैशे मेमोरी का भी पूछा जा सकता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये मेन चीजें जो है हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसके अलावा कैशे मेमोरी में ना एक और याद रखिए, कैशे मेमोरी में कुछ लेवल्स भी होते हैं। 3 तरीके के लेवल जो है कैशे मेमोरी में होते हैं, L1 लेवल 1 कैशे मेमोरी, लेवल 2 और लेवल 3। ये कैशे मेमोरी के टाइप होते हैं, तो इन्हें भी जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ओके, तो मेन जो था हमने सारा जो है इसमें कवर कर लिया है। तो ये हमारा मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, और हमने क्या पढ़ा है, सीपीयू के बारे में पढ़ा है। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो हम पढ़ेंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे ट्रांसलेटर से क्वेश्चन आया था ना, कंपाइलर का आया हुआ था। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये चीजें जो है हम उसमें कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।